सौतन की सुहागरात पार्ट 2। धूमधाम से शादी करने के बाद समर्थ और देविका घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहाग रात का इंतजाम करती है। समर्थ और देविका दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब देविका कहती है, सुनिए, आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूँ? अब नहीं, रहने दो, आप भी तो थकी होंगी। देविका आगे बढ़ते हुए कहती है, थक तो गई हूँ, पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देविका झट से समर्थ के पैर पकड़कर दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर निकल जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देविका मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोलकर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना? इतना कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के ऊपर डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई, मैं हूँ सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? बात आगे बढ़ती कैसे? तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता, किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी। आखिर मेरी सहेली की सुहाग रात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देविका दूध का ग्लास लेते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था। देविका समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर्थ जी, उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए, फिर आप सो जाना। समर्थ नींद में उठता है और दूध पीकर फिर से सो जाता है। देविका उसके बगल में बैठी कहती है, सुनिए समर्थ जी, आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, आप उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका जिद करते हुए समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है, बोलिए देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए, मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ, पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना। अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे। मैं सुबह दिखाता हूँ ना। समर्थ इतना कहकर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अधीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसकी सुनकर समर्थ की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही है। उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधीरा से कहता है, अधीरा, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाजा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी, ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है, और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़कर घसीटती है और कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सबके लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है। चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है।
अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा। इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं। अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां आ जाती है और कहती है, ये लो, महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हो? उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहां से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले तो अच्छा है, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा घर के सारे काम करके अपने रूम में आराम कर रही थी और मंजू अधीरा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। देविका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देविका मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पाँव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पांव दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को माँ के पांव दबाते देख बहुत खुश होता है। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। समर्थ को देख मंजू देविका से कहती है, अच्छा सुन, जा जाकर खाना लगा दे, और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से, जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देविका सोने की तैयारी करते हैं। समर्थ कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही, आज तो मैं माँ के पाँव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला? पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा, पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों? अधीरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अधीरा की तो बात ही मत करो, वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा, कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं। खुश? दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह समर्थ और देविका बाहर घूमने चले जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का? इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। देवरानी की सौतन। राधा एक सीधी सादी लड़की है। उसकी सास विमला तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी जेठानी लता को राधा बिल्कुल पसंद नहीं। राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि राधा का पति मिहिर उसकी सौतन ले आया। ये कौन है जी? आप किसको घर पर ले आए? ये इस घर की नई बहू और मेरी पत्नी सोनाली है। क्या? आपने दूसरी शादी कर ली? ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरी पहली पत्नी के होते हुए तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कौन है ये चुड़ैल? निकाल इसे यहाँ से। माँ राधा, आप दोनों एक बात समझ लो, मैंने सोनाली से शादी अपनी मर्जी से की है, वो यहीं रहेगी। और राधा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। पर सोनाली अब यहीं रहेगी। राधा को मिहिर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी मिहिर सोनाली को उसी कमरे में लाता है और राधा से कहता है, राधा, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आज से सोनाली मेरे साथ इसी रूम में रहेगी। ये क्यों इस रूम में रहेगी? ये मेरा कमरा है, आप इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ। ओह डार्लिंग, इस गवार को तुमने सर पर चढ़ा रखा है, छोड़ो ना, हम दोनों गेस्ट रूम में ही चले जाते हैं। वैसे भी इस रूम का इंटीरियर डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया। ओके डार्लिंग, जैसा तुम कहो।
मिहिर उसे लेकर चला जाता है और राधा कमरे में बैठकर बहुत रोती है। तभी वहां पर विमला और लता आ जाती हैं। विमला राधा को समझाती है, लेकिन लता अपनी देवरानी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है, राधा, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी सौतन ले आया। मेरे पति तो बिल्कुल वैसे नहीं है, वो किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर देखते तक नहीं है। हाँ, मेरी ही कमी है कि मैंने उन्हें भगवान की तरह पूजा, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। लता बहू, ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? जाओ, राधा के लिए कुछ खाने को ले आओ। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सोनाली और मिहिर भी वहां आ गए। सोनाली कहती है, डार्लिंग, क्या यहाँ रोज इतना ही ऑयली ब्रेकफास्ट बनता है? मुझे इतना ऑयली खाने की आदत नहीं, सुबह कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए। आज तुम ये खा लो डार्लिंग, कल से तुम जो कहोगी इस घर में वही बनेगा। ओके डार्लिंग, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सोनाली मिहिर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर राधा को बहुत दुख होता है। उसके बाद मिहिर अपने ऑफिस चला जाता है। तब लता सोनाली से कहती है, सोनाली, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। पसंद तो मुझे भी कोई नहीं करता, सब उस राधा के आगे पीछे ही घूमते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। लता सोनाली से बहुत बातें करती है। जब मिहिर घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में घंटों बातें करती। लता और सोनाली की नजदीकियां देखकर विमला सोचती है, ये लता बहू हमेशा सोनाली से गुड़ पर चींटी की तरह क्यों चिपकी रहती है? राधा से तो कभी इसने ढंग से बात भी नहीं की। राधा भी तो इसकी देवरानी है और ये देवरानी से बोलती तक नहीं, लेकिन देवरानी की सौतन से चिपकी रहती है। विमला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां राधा आकर पूछती है, माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे राधा, मुझसे क्या पूछ रही है? अपने पति से पूछ। मिहिर जी, राधा कुछ बोल पाती इससे पहले ही मिहिर बोल पड़ता है, माँ, मैं और सोनाली आज शाम मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ मत बनाना। ये बोलकर मिहिर वहां से चला जाता है। राधा रोते हुए अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी आपने, आप ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे ना ना बेटा, रो मत तू। उस सोनाली का जादू इसके सर से उतरेगा ना तो ये फिर से तुम्हारे पास ही आएगा। शाम को मिहिर सोनाली को आवाज देता है, सोनाली, सोनाली जल्दी बाहर आओ, इतनी देर करोगी तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। ओहो डार्लिंग, तुम तो तैयार भी नहीं होने देते। देखो कैसी लग रही हूँ मैं। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अब चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। मिहिर सोनाली के साथ चला जाता है। ये सब देखकर राधा बहुत रोती है। इसी तरह एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिहिर सोनाली से कहता है, सोनाली, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। ठीक है डार्लिंग। बेटा, राधा को भी शॉपिंग पर ले जा, उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, कहीं बाहर ही नहीं जाती। बाहर जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। क्या कह रही हो माँ? मैं राधा को लेकर बाहर जाऊंगा? कभी नहीं। सॉरी माँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको रुपया दे दूंगा, आप चली जाना उसे लेकर। बेटा, तू तो राधा को बिल्कुल भूल गया है, मगर ये याद रख, वो आज भी तेरी पत्नी है और इसी घर में रहती है। हाँ, तो वो क्यों रह रही है इस घर में? चली क्यों नहीं जाती? राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तुम ठीक से सोच लो और अपना फैसला मुझे बता देना। बदले में जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मिहिर की बात सुनकर राधा के ऊपर मानो बिजली सी गिर गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राधा अब बहुत दुखी और चुप चुप रहने लगी। एक रात विमला किचन की तरफ पानी लेने जा रही थी, लेकिन किचन में से बातों की आवाज सुनकर वो बाहर ही रुक गई और सोचने लगी, अरे ये इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? ये तो लता और सोनाली की आवाज लग रही है। ये दोनों इतनी रात को क्या बात कर रही है? ध्यान से सुनती हूँ तब पता चलेगा। वो दोनों की बात ध्यान से सुनती है। सोनाली लता से कह रही थी,
देख मेम साहब, तेरे देवर को मैंने तेरे कहने से पटाया था, मैंने तेरा काम कर दिया। अब तू मुझे बाकी के रुपए दे दे, नहीं तो तेरे घर वालों को तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे तू ज्यादा चालाक मत बन, मैं तुझे पहले भी कई सारे रुपए दे चुकी हूँ, अब और रुपया नहीं दे सकती। तू जैसी लड़की को इतना अच्छा घर दे दिया, इतना अच्छा पति दे दिया, और क्या चाहिए तुझे। विमला दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो सोनाली की जन्म कुंडली निकालने में लग जाती है। तब उसे सोनाली की सच्चाई पता चलती है। एक दिन विमला सारे घर वालों को बुलाती है और कहती है, मेहर, तुमने सोनाली से शादी कर ली है, ये बात हमारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिसमें मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। सोनाली, तुम भी अपने रिश्तेदारों का नाम और पता बता दो, मैं खुद उन्हें निमंत्रण भेजूंगी। ये सुनकर सोनाली घबरा जाती है। तभी मिहिर कहता है, माँ, सोनाली का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, वो सब अमेरिका में रहता है। सोनाली खुद अमेरिका से आई है, इसलिए आप बस हमारे रिश्तेदारों को ही इनवाइट कर दीजिए। मिहिर, तुम बहुत भोले हो, तभी तो इस 420 सोनाली ने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। यह कोई अमेरिका से नहीं आई, ये जेल से आई है, और इसके घर वाले भी एक नंबर के चोर हैं। ये और इसके घर वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर घर लूट कर ले जाते हैं, और इसको तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली है लता। लता, अब तुम बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने ही सोनाली को रुपया दिए थी कि वो मिहिर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और मेरी देवरानी की सौतन बनकर इस घर में आ जाए। लेकिन भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जलती थी तुमसे। घर के सभी लोग और माँ तुमसे प्यार करते थे, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने मेरा घर बर्बाद किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सारी सच्चाई जानने के बाद मिहिर सोनाली को घर से निकाल देता है और राधा से माफी मांगता है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मिहिर, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। लेकिन राधा, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब तो भाभी ने किया है ना, मैं तो बेकसूर हूँ। अगर सोनाली सच में अच्छी लड़की होती तो क्या तुम उसे छोड़ते? कभी नहीं। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल तुम्हें सोनाली से अच्छी लड़की मिलेगी तो तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। राधा अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है। विमला और मिहिर उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। राधा जाते जाते अपनी जिठानी से कहती है, भाभी, आप क्यों उदास खड़ी हो? आपने जो चाहा था वो तो पूरा हो गया ना। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब आप ही इस घर की बहू हैं। अब सब आपको ही प्यार करेंगे, बस। तभी लता का पति विकास आ जाता है और कहता है, नहीं राधा, ये इस लायक नहीं कि इसे कोई प्यार करे। लता, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी तो न जाने कल तुम हमारे ऊपर कौन से दुखों का पहाड़ तोड़ दोगी। लता विकास से बहुत माफी मांगती है, लेकिन वो उसे घर से निकाल देता है। लता को इस बात का पछतावा था कि उसने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। ना तो विकास अपनी पत्नी लता को माफ करता है और ना ही राधा अपने पति मिहिर को माफ करती है।